हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा क्वेश्चन है एनीमा। एनीमा क्या होता है, आज हम देखेंगे एनीमा क्या होता है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एनीमा को डिफाइन करें। एनीमा क्या होता है? किसी द्रव या तरल औषधि पदार्थ को रेक्टम व निम्न आंत या फिर लोअर बाउल में एनल कैनाल से प्रवेश कराने को एनीमा कहा जाता है। एनीमा क्या होता है? एक लिक्विड होता है या फिर मेडिसिन का जो घोल होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है या फिर मेडिसिन का कोई घोल होता है जो रेक्टम या एनल कैनाल के द्वारा जो है बॉडी बाउल वॉश किया जाता है या फिर एनल कैनाल के द्वारा जो है बाउल में प्रवेश कराया जाता है उसे साफ करने के लिए। तो इसे एनीमा कहा जाता है। एनीमा जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, वह कोई भी लिक्विड पदार्थ होता है या फिर मेडिसिन का कोई घोल होता है। एनीमा देने के उद्देश्य को लिखिए। एनीमा देने के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं? एनीमा देने के निम्न विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। आंतों में कर्माकुंचन गति को बढ़ाने हेतु, जैसे परगेटिव एनीमा। आंतों में जो है कर्माकुंचन गति को बढ़ाने के लिए, जब हम कोई भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके डाइजेशन के लिए जो है कर्माकुंचन को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के साथ साथ या डाइजेशन के बाद जब हमारे इंटेस्टाइन में कर्माकुंचन होगा तभी जो है डाइजेस्टेड फूड जो है आगे बढ़ेगा, वो अलग अलग ऑर्गन में प्रवेश करेगा। स्टमक में है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा जब वो कर्माकुंचन करेगा। तो इस तरह वो गति कर करके आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है इस चीज़ को गति करवाने के लिए जो है हम परगेटिव एनीमा देते हैं। यदि पूछा जाएगा कि परगेटिव एनीमा किस चीज़ के लिए देते हैं, तो इंटेस्टाइन में जो है कर्माकुंचन गति को बढ़ाने के लिए देते हैं। दूसरा है हमारा, पेशेंट के शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए कोल्ड एनीमा दिया जाता है। नाम से ही अब स्पष्ट हो जाता है कि कोल्ड एनीमा जो है पेशेंट के बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए देते हैं। कोल्ड एनीमा, ठंडा जो एनीमा होता है उसे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए देते हैं। थर्ड है हमारा, इंटेस्टाइनल बीमारी का निदान करने के लिए, जैसे बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा देखिए, हम इंटेस्टाइनल संबंधी जो भी बीमारी होती है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उसका डायग्नोस करने के लिए जो हम बेरियम एनीमा देते हैं। रेक्टम में एकत्रित कठोर मल को नरम करके बाहर निकालने के लिए ऑयल एनीमा देते हैं। जब भी रेक्टम में जो है स्टूल जो है कठोर हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता या फिर उसे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो एनीमा की ज़रूरत होती है वो ऑयल एनीमा काम में लिया जाता है, उसके स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए। एनेस्थेटिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एनेस्थेटिक एनीमा। एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया का मतलब होता है किसी बॉडी के पार्ट को जो है शून्य करना, एनेस्थेसिया। तो ये बोला जाता है एनेस्थेटिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो है एनेस्थेटिक एनीमा दिया जाता है। पेशेंट को सीडेटिव दवाइयाँ देने के लिए, जैसे सीडेटिव एनीमा। पेशेंट को जब शांतिदायक, सीडेटिव का मतलब है शांति प्रदान के लिए जो दवाइयाँ देने के लिए सीडेटिव एनीमा दिया जाता है। आंत की म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए इमोलिएंट एनीमा। म्यूकस मेम्ब्रेन की रक्षा के लिए किस तरह से देंगे? तो म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है मान लीजिए म्यूकस मेम्ब्रेन को सॉफ्ट प्रदान करने के लिए जो है हम इमोलिएंट एनीमा देंगे, ताकि जो है म्यूकस मेम्ब्रेन सॉफ्ट बना रहे, इसके लिए हम इमोलिएंट एनीमा देंगे। मल त्याग को प्रोत्साहित करने हेतु सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देंगे। मल त्याग, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को मतलब बाहर निकालने के लिए जो है स्टूल जो है जब हम एक्सक्रिएट करते हैं उसे प्रोत्साहित करने के लिए सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देंगे। तो यहाँ जितने भी एनीमा है सबके अलग अलग काम होते हैं। इंटेस्टाइनल में यदि कर्माकुंचन गति को बढ़ाना होता है तो परगेटिव एनीमा देंगे। पेशेंट का यदि बॉडी टेम्परेचर कम करना हो तो कोल्ड एनीमा देंगे। इंटेस्टाइनल बीमारी को ठीक करना तो बेरियम एनीमा देंगे। कठोर मल को यदि सॉफ्ट बनाना हो तो ऑयल एनीमा देंगे। एनेस्थेटिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एनेस्थेटिक एनीमा देंगे। सीडेटिव दवाई देने के लिए जो है सीडेटिव एनीमा देंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षा के लिए इमोलिएंट एनीमा देंगे। और जो है कठोर जो स्टूल होता है उसे बाहर कठोर नहीं, मल त्याग के लिए, स्टूल को जो है त्यागने के लिए, स्टूल का एक्सक्रिएशन के लिए जो है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देंगे। इंटेस्टाइनल पैरासाइट को नष्ट करने वाली औषधि प्रविष्ट कराने तो एंटी हेलमिंथिक एनीमा
क्रीमी और एनीमा देंगे। एंटी हेलमिंथिक एनीमा में कृमि को मारने के लिए या फिर कृमि को जो है बाहर निकालने के लिए, उसी को जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी बोला जाता है, इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए या उसे मारने के लिए जो है एंटी हेलमिंथिक एनीमा देंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन की स्थिति में आराम दिलाने के लिए कॉर्मिनेटिव एनीमा देंगे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यदि किसी पेशेंट का पेट फूला फूला रहता है तो इस स्थिति में जो है आराम दिलाने के लिए पेशेंट को कॉर्मिनेटिव एनीमा देंगे। यदि पेशेंट का पेट फूला फूला रहता है तो ऐसा थोड़ी है उसमें कुछ नहीं हुआ, उसको पेन हो रहा होगा, उसको उठने में, उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही होगी, उसे ठीक करने के लिए जो है कॉर्मिनेटिव एनीमा दिया जाता है। आँख की जाँच के लिए, जाँच से पूर्ण सफाई के लिए सेलाइन एनीमा देंगे। जब भी बॉवेल को वॉश किया जाता है, बॉवेल को वॉश करने के लिए या फिर किसी भी तरह का जांच करने के लिए, जांच से पहले यदि साफ़ करना ज़रूरी है तो उसके लिए जो हमें सेलाइन एनीमा की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनीमा देने के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। एनीमा का वर्गीकरण देखेंगे। एनीमा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एनीमा जो है दो प्रकार की होती है। अप्रतिधारित एनीमा, नॉन रिटेंशियल एनीमा। नॉन रिटेंशियल एनीमा जो है, इस प्रकार के एनीमा को आंतों में प्रतिधारित या रोका यानी रिटेंड नहीं किया जा सकता है। नन में आ गया कि इस तरह के एनीमा को जो है इंटेस्टाइन में रोक कर नहीं रखा जा सकता, रिटेंड नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित एनीमा आते हैं। जिस एनीमा को जो है इंटेस्टाइन में रोक कर नहीं रख सकते हैं, उसे देने के साथ ही जो है कुछ समय के बाद ही निकाल लिया जाता है, ऐसे एनीमा को जो है अप्रतिधारित एनीमा कहते हैं, नॉन रिटेंशियल एनीमा कहते हैं। इसके अंतर्गत जो क्या क्या एनीमा आएगा, कौन कौन सा? परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा को जो हम इंटेस्टाइन में देकर छोड़ नहीं सकते हैं। सिंपल इवाक्वेंट एनीमा, कोल्ड एनीमा, इस एनीमा को जो देने के उपरांत निकाल लिया जाता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता है। अगला है हमारा रिटेंशन एनीमा, प्रतिधारित एनीमा। प्रतिधारित एनीमा का अर्थ है कि रेक्टम में जो द्रव प्रविष्ट करा जाता है उसे कुछ समय के लिए आंतों में ही रोककर या रिटेन करके रखा जाता है। अप्रतिधारित में क्या था कि हम एनीमा को जो है इंटेस्टाइन में नहीं रख सकते हैं, उसे देने के साथ ही बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन प्रतिधारित एनीमा में है हमारा ऐसा एनीमा जो कि रेक्टम के थ्रू प्रविष्ट कराकर जो है इंटेस्टाइन में कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए जो है रोक कर रख सकते हैं। तो इस तरह के एनीमा को जो है प्रतिधारित एनीमा कहते हैं, रिटेंशन एनीमा कहते हैं। इस आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है। प्रतिधारित एनीमा को जो है दो प्रकार से बांटा गया है, 2 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। कम समय के लिए प्रतिधारित एनीमा, शॉर्ट रिटर्निंग एनीमा, ये जो है 2 प्रकार का होता है। एक शॉर्ट रिटर्निंग एनीमा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एनीमा को लगभग 10 से 30 मिनट तक इंटेस्टाइन में रोक कर रखा जाता है। जो कम समय के लिए प्रतिधारित एनीमा होती है उसे मात्र जो है इंटेस्टाइन में 10 से 30 मिनट तक ही रोक कर रखा जाता है। इस तरह के एनीमा में क्या क्या आ जाएगा हमारा, ओयल एनीमा, कॉर्मिनेटिव एनीमा, डायग्नोस्टिक एनीमा, स्ट्रिंगेंट एनीमा, एंटी हेलमिंथिक एनीमा। इस तरह के जो एनीमा होते हैं इसको हम इंटेस्टाइन में 10 से 30 मिनट तक ही रोक कर रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे अधिक समय के लिए प्रतिधारित एनीमा, लॉन्ग रिटर्निंग एनीमा। शॉर्ट रिटर्निंग एनीमा में हम एनीमा को जो है इंटेस्टाइन में 10 से 30 मिनट तक रखते हैं, लेकिन लॉन्ग रिटर्निंग एनीमा में जो है हम एनीमा को रेक्टम के थ्रू प्रवेश करवाकर 30 से 60 मिनट तक रखते हैं, यानी आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक रख सकते हैं। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या एनीमा आता है, स्टिमुलेंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सिडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा। न्यूट्रिएंट एनीमा, इस तरह के एनीमा को जो है हम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनेस्थेटिक एनीमा, सिडेटिव एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, स्टिमुलेंट एनीमा, ये हो गया हमारा। आगे हम देखेंगे एनीमा देने के सामान्य निर्देश को लिखें। एनीमा देने के क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आज हम देखेंगे। एनीमा देने के लिए सामान्य निर्देश, उपयुक्त आकार के कैथेटर या मलाशयिक नलिका का उपयोग करना चाहिए। उपयुक्त आकार का कैथेटर, देखिए उपयुक्त आकार का कैथेटर का मतलब जो है बच्चे से लेकर हम बड़े आदमी तक को जो हम एनीमा दे सकते हैं। तो सबका जो है अलग अलग साइज होता है, सबका कैथेटर अलग होता है, सबका साइज अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें एनीमा देना चाहिए। कैथेटर या मलाशय नलिका
मुलायम एवं लचीली होनी चाहिए। उसका जो कैथेटर होता है, उसका जो ट्यूब होता है, एनीमा देने वाला जो ट्यूब होता है, उसमें जो है इलास्टिसिटी होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। कैथेटर को घर्षण से बचाने के लिए जल में घुलनशील जेली या वैसलीन से उसे चिकना बनाना चाहिए। कैथेटर को जब भी हम एनीमा देने के लिए कैथेटर उसमें लगाते हैं ट्यूब में, तो उस चीज़ से जो है घर्षण से बचाने के लिए जो उसमें किसी भी तरह का जेली लगा देना चाहिए, जाइलोकेन जेली, ये सब जेली होता है जो कि घर्षण से बचाता है और जो है व्यक्ति में कोई हानि नहीं होने देता है। और या फिर वैसलीन से चिकना बनाना चाहिए। एनीमा देने के उद्देश्य के अनुरूप घोलों का तापक्रम समायोजित करना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति जो होता है, जैसे कोई बालक है तो उसके लिए अलग घोल का टेम्परेचर जो है वो अलग होगा, जो एडल्ट है उसके घोल का जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा, उसका कैथेटर अलग होगा, उसका ट्यूब अलग होगा, अलग अलग साइज़ का होगा। एवाक्वेंट एनीमा देने के लिए एडल्ट में टेम्परेचर जो 105 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए तथा बच्चों में टेम्परेचर जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। एडल्ट में यदि सपोज दैट हम एवाक्वेंट एनीमा दे रहे हैं तो उसका जो घोल का जो भी टेम्परेचर है वो 105 डिग्री से 110 डिग्री के बीच होना चाहिए। और बच्चों में जो है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए। एनीमा देने के समय पेशेंट का लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रखा जाना चाहिए। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, जैसे व्यक्ति करवट में सो रहा है तो उसका एक पाँव जो है उसका जो अपर वाला जो पैर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ा होना चाहिए और जो उसका नीचे वाला पैर होता है वो सीधा होना चाहिए, वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में आता है। दिए जाने वाले एनीमा का प्रकार और मात्रा व्यक्ति की उम्र एवं आकार पर निर्भर करता है। दिए जाने वाले एनीमा, जो भी एनीमा दिया जाता है वो व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है, बालक है या फिर एडल्ट है, किशोरावस्था का बालक है, किस तरह का है, तो इस चीज़ को देखकर एनीमा जो है देना चाहिए। दस्तावार एनीमा देने के लिए एडल्ट में 500 से 1000 ml, बच्चों में 250 से 500 ml एवं इन्फेंट में जो है 250 ml से कम घोल एनीमा द्वारा प्रवेश कराया जाता है। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को एनीमा देते हैं तो सबका जो है एज के अकॉर्डिंग सबका घोल जो है अलग अलग होता है, अलग अलग ml में होता है। जैसे कि एडल्ट में जब हम देते हैं तो उसका घोल होता है 500 से 1000 ml होगा, 500 से 1000 ml एडल्ट में जो होगा वो 500 से 1000 ml तक होगा। और जब हम बच्चों में एनीमा का घोल देते हैं तो वो 250 से 500 ml तक होगा। जब इन्फेंट में देते हैं तो वो 250 ml से कम होगा। तो सबका जो अलग अलग ml में होता है एज के अकॉर्डिंग। कितने अंदर तक नली प्रवेश कराना यह पेशेंट की आयु एवं आकार पर निर्भर करता है। कितने अंदर तक ट्यूब जो भी हम प्रवेश कराते हैं रेक्टम के द्वारा वो कितना अंदर जाना चाहिए, ये जो है पेशेंट के आयु एवं आकार, पेशेंट मोटा है, पतला है, ये सब चीज़ देखकर जो हम ट्यूब रेक्टम में प्रवेश करवाते हैं। एडल्ट में सामान्यतः से 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तथा बच्चों में केवल 2.5 सेंटीमीटर से 3.75 सेंटीमीटर तक प्रवेश कराया जाता है। एडल्ट में जो है ट्यूब का जो 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक प्रवेश करवाना चाहिए, मतलब अंदर तक डालना चाहिए। और बच्चों में जो 2.5 सेंटीमीटर से 3.75 सेंटीमीटर तक प्रवेश करना चाहिए। तो आपने देख लिया कि अलग घोल का भी जो ml में होता है वो अलग अलग एज में जो है अलग अलग होता है। और जो इसका ट्यूब भी जो प्रवेश कराया जाता है तो एडल्ट में ज़्यादा प्रवेश कराया जाता है और बच्चों में कम प्रवेश कराया जाता है। टेम्परेचर भी जब घोल का रहता है तो एडल्ट का ज़्यादा होता है और बच्चों का कम होता है। ये सब चीज़ जो है हमारे ऑब्जेक्टिव में MCQ में पूछा जाता है। बहुत सारे कंपटीशन, नर्सिंग से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में भी जो है पूछा जाता है। आगे हमारा क्लींसिंग एनीमा के लिए कैन की ऊंचाई रेक्टम से 18 इंच, एनीमा के लिए ऊंचाई 8 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैन की ऊंचाई रेक्टम से 18 इंच होना चाहिए और एनीमा के लिए जो है इसका ऊंचाई जो है 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 8 इंच से कम होना चाहिए। यदि घोल के प्रकार को एनीमा के अनुरूप नियंत्रित करना चाहिए। घोल के जो प्रकार होते हैं वह एनीमा के अनुरूप जो है नियंत्रित करना चाहिए। घोल का जो प्रकार होता है उसे जो एनीमा के अनुरूप ही कंट्रोल करना चाहिए। यदि रेक्टम मल पदार्थ से अवरुद्ध हो तो दस्ताने पहनना चाहिए। मतलब कि यदि रेक्टम में जो स्टूल भरा हुआ हो, मल भरा हुआ हो तो जो है ग्लव्स पहन लेना चाहिए। उसके बाद जो है रेक्टम में जो एनीमा को प्रवेश करवाना चाहिए।
पेशेंट की तकलीफ एवं शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पेशेंट को यदि कोई तकलीफ हो रही है तो उसके बात को ध्यान से सुनना चाहिए और धीरे धीरे जो है एनीमा को प्रवेश करवाना चाहिए। एडल्ट में 22 नंबर, इन्फेंट में 12 नंबर तथा स्कूली बच्चों में 14 से 18 नंबर की मलाशयिक नलिका का उपयोग करना चाहिए। उसमें जो ट्यूब होता है एनीमा प्रवेश करवाने के लिए ट्यूब होता है, वो एडल्ट में जो 22 नंबर का ट्यूब होता है, हर एक ट्यूब का जो है नंबर दिया रहता है। तो 22 नंबर का जो ट्यूब होगा वो एडल्ट के लिए होगा, इन्फेंट के लिए जो 12 नंबर का ट्यूब होगा और स्कूली बच्चों के लिए जो 14 से 18 नंबर के का बीच का जो ट्यूब होगा वो बच्चों के लिए होगा, स्कूली बच्चों के लिए होगा। रेक्टम में वायु को प्रवेश करने से रोकना चाहिए। जब भी आप एनीमा दे रहे होते हैं तो रेक्टम में जो एयर को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, एयर को प्रवेश से रोकना चाहिए, क्योंकि इससे जो है इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है। पेशेंट को प्रक्रिया के बारे में समझाना चाहिए। सबसे पहला हमारा एक काम होता है कि पेशेंट, जब भी हम पेशेंट के साथ कुछ कर रहे होते हैं, एनीमा दे रहे होते हैं, कैथेटर लगा रहे होते हैं, कैनुला लगा रहे होते हैं, तो पहले पेशेंट को बताना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। इससे जो है कि पेशेंट आपको जो है अच्छे से काम करने देगा। वरना आप यदि बिना बताए उस पर यदि आप कुछ कर रहे हैं तो पेशेंट को डर लग सकता है, उसे भय लग सकता है। स्क्रीन लगाकर पेशेंट को एकांत प्रदान करना चाहिए, पेशेंट को जो प्राइवेसी देना चाहिए। सभी आवश्यक सामग्री बिस्तर के बगल वाली मेज पर रख लेना चाहिए। एनीमा देने में जितनी भी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती है उन सभी चीज़ों को बगल वाली मेज पर रख देना चाहिए। तो हमने देखा एनीमा देने के क्या क्या निर्देश थे। एनीमा किस तरीके से देना चाहिए, किस कंडीशन में देना चाहिए, किस एज वाले व्यक्ति को जो कितना एनीमा देना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ट्यूब का साइज़ क्या होना चाहिए, वो सब हमने जो है एनीमा ये सामान्य निर्देश में हमने देख लिया। तो ये सब जितने भी चीज़ है 22 नंबर का एडल्ट में, 12 नंबर का इन्फेंट में और स्कूली बच्चों में 14 से 18 नंबर का, ये सभी चीज़ें जो है हमारे MCQ में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। और सभी एनीमा के जितने भी टाइप्स हमने बताए वो सभी एनीमा जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास यहाँ तक ही। आगे हम लेके आएंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अगला क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए।